बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक ब्रिज का क्या काम है, बेसिकली ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये बोर्ड में बहुत दफा पूछा भी जा चुका है। इसलिए आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी हेडिंग्स हमने कैसे बनानी है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप लोगों के जहन में ब्रिज का नाम सुनते हुए कोई इस तरह का ब्रिज जहन में आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम तो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर ब्रिज का मतलब कुछ और है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ब्रिज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ खास किस्म के सर्किट्स होते हैं, उनको हम ब्रिज कह देते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। जस्ट इमेजिन करें मेरे पास ये दो रेजिस्टर्स हैं और फिर मेरे पास दो और रेजिस्टर्स हैं। मैंने उनको कुछ इस तरह से जोड़ दिया। आप लोग देख रहे हैं कि ये दो रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस एक दूसरे के साथ पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दो अलग-अलग जो सर्किट्स हैं इनमें से दो पॉइंट्स को कनेक्ट करूं किसी एक तीसरे रेजिस्टर या किसी और चीज से, तो फिर मैं कहता हूं ये एक ब्रिज सर्किट है। तो यहां पर ब्रिज का मतलब एक पुल नहीं है, बल्कि ब्रिज एक किस्म का सर्किट है जिसमें आप यूजुअली दो पैरेलल कॉम्बिनेशंस को एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि किसी रेजिस्टर किसी भी चीज के जरिए कनेक्ट कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं ये ब्रिज सर्किट है। तो आज भी हम बेसिकली एक सर्किट ही पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मतलब है, यानी व्हीटस्टोन क्या है? बेसिकली व्हीटस्टोन उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले ये ब्रिज सर्किट जो है वो स्टडी किया था। तो यहां पर मैंने यही लिखा है, दिस सर्किट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। अब आप सोच रहे होंगे इस सर्किट का फायदा क्या है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, इसके बहुत से फायदे, जिनमें से एक हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो ये है, अगर मेरे पास एक अननोन रेजिस्टेंस हो, एक ऐसी रेजिस्टेंस हो जिसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो उसकी वैल्यू आसान तरीके से अगर मैं निकालना चाहता हूं तो उसके लिए बेस्ट मेथड है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये देखिए मैंने पर्पस लिख दिया, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस ऐसी मिली है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो मैं उसकी वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं आज के लेक्चर के बिल्कुल एंड पर डिस्कस करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ब्रिज स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, जरा इमेजिन करें। मेरे पास चार रेजिस्टर्स हैं जिनकी R1, R2, R3 और R4 रेजिस्टेंसेस हैं। अगर मैं इन रेजिस्टर्स को कुछ इस तरह से जोड़ूं स्क्वायर शेप में, और स्टूडेंट्स ये आपके सामने जो लूप सा बना है क्लोज, इसको नाम दे दूं, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। तो ये एक लूप बन गया रेजिस्टर्स का, इसे कहेंगे लूप ए बी सी डी। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं इसमें पॉइंट बी और पॉइंट डी के दरमियान में एक गैल्वानो लगा दूं, तो अब मैंने इन दो लूप्स को ब्रिज कर दिया, बेसिकली कनेक्ट कर दिया पॉइंट बी और डी के दरमियान से। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसको मैं RG कह देता हूं। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैं इसके पॉइंट ए और पॉइंट सी से कनेक्शन लेकर एक बैटरी से जोड़ देता हूं, जिसकी वजह से इसमें एक करंट पास करना शुरू कर देगा। लेकिन इस करंट को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करने के लिए मैं यहां पर एक स्विच लगाता हूं, ताकि जब मैं स्विच ओपन कर दूं तो हमारे पास करंट का फ्लो रुक जाए, और जब मैं स्विच क्लोज करूं तो हमारे पास करंट का फ्लो जो है दोबारा से शुरू हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास फाइनल शेप आई है इस सर्किट की, इसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये मैंने आप लोगों के सामने यहां पर कुछ इस तरह से बनाया भी है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, यहां पर ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने की है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दी है मैंने, 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंस होंगे, R1, R2, R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन सच अ वे, इस तरह से कनेक्ट किया इनको, टू फॉर्म लूप ए बी सी डी ए। क्या आपने वो जो 4 रेजिस्टेंस स्टार्ट में ली थी उनको आपने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया था, तो हमारे पास ये एक लूप बन गया था जिसको मैंने क्या नाम दिया था, ए बी सी डी। तो हमारे पास ये पूरा लूप अगर ए से स्टार्ट करें तो क्या बनेगा, ए बी सी डी ए। वापस आप पूरा लूप कंप्लीट हो गया, उसी पॉइंट पर वापस आ गया। तो स्टूडेंट्स वो भी यही कह रहा है, और फिर वो क्या कह रहा है, अ गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। तो पॉइंट बी और डी के दरमियान
एक गैल्वानो भी हम लोगों ने कनेक्ट किया, वो भी मैंने आपको दिखाया भी एनिमेशन में। तो यहां पर आप देख रहे हैं बी और डी के दरमियान एक गैल्वानो है। तो ये हमारे पास गैल्वानो की कनेक्शन हो गया। उसके बाद अब बैटरी एंड अ स्विच एस इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो वो भी मैंने आपको बताया कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान में हमने एक बैटरी और एक स्विच जो है वो कनेक्ट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो होगी कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहीं पर डिस्कस कर लें तो बेहतर है। स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारा जो सर्किट है, जब उसमें हम स्विच क्लोज करेंगे तो एक करंट का एक फ्लो शुरू हो जाएगा। इस करंट के फ्लो को स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सर्किट की जगह एक एग्जांपल लेते हैं पानी की। तो जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, जहां जहां हमारे पास इस सर्किट में वायर और रेजिस्टेंस है, वहां पर मैं पाइप इमेजिन कर लेता हूं। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना था, उसकी जगह मैं पानी इमेजिन कर लेता हूं पाइप्स के अंदर। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी की जगह मैं मोटर इमेजिन कर लेता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे कि इन पाइप्स के अंदर पानी जो है वो फ्लो करेगा। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, जो हमारे पास पॉइंट बी और पॉइंट डी के दरमियान में जो पाइप है, ये वाला पाइप, इसमें पानी का फ्लो कहां को होगा स्टूडेंट्स? ये डिपेंड करता है कि कहां प्रेशर हाई है, कहां प्रेशर लो है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी कहां से कहां फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अगर पॉइंट बी पर हाई प्रेशर होगा, पॉइंट डी पर लो प्रेशर होगा, तो पानी इस पाइप के अंदर ऊपर से नीचे यानी कि हाई से लो जा रहा होगा। लेकिन अगर पॉइंट डी के ऊपर प्रेशर हाई और पॉइंट बी के ऊपर प्रेशर लो होगा, तो हम देखेंगे कि पानी जो है वो इस पाइप में नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे एक ऐसी कंडीशन बताएं कि इस पाइप में पानी का फ्लो रुक जाए। आप फौरन कहेंगे कि सर मोटर बंद कर दें। नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूं कि मोटर चलती रहे, फिर भी इस पाइप में पानी फ्लो ना करे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि मोटर चले फिर भी पानी फ्लो ना करे? ऐसा एक सूरत में हो सकता है, अगर मैं पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों पर प्रेशर इस तरह से एडजस्ट करूं कि प्रेशर सेम हो जाए। तो जब दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाएगा तो प्रेशर का डिफरेंस तो खत्म हो जाएगा। और जब प्रेशर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई पानी फ्लो नहीं करेगा पॉइंट बी और डी के दरमियान। पानी मौजूद तो होगा लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होगी, पानी स्टैटिक रहेगा। मोटर के चलते हुए भी पानी को स्टैटिक किया जा सकता है अगर हम पॉइंट बी और पॉइंट डी पर प्रेशर बराबर कर दें। तो स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं यही बात अपने ओरिजिनल सर्किट में आपसे पूछूं कि ये पॉइंट बी और पॉइंट डी के दरमियान जो चार्जेस हैं, मैं चाहता हूं ये चार्जेस फ्लो ना करें, तो आप कहेंगे कि सर हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं या स्विच को ऑफ कर देते हैं। इस सूरत में हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं बैटरी लगी हो, फिर भी इस पॉइंट बी और डी के दरमियान जो वायर है उसमें से करंट पास ना करे। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि चार्जेस क्यों मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, चार्जेस तब फ्लो करते हैं जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं पॉइंट बी और पॉइंट डी के दरमियान कोई चार्ज फ्लो ना करे, तो फिर आपको पॉइंट बी और पॉइंट डी पर पोटेंशियल को सेम रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे सर्किट में तो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, लेकिन पॉइंट बी से पॉइंट डी के दरमियान कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। बैटरी लगी हुई है लेकिन फिर भी चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे। और इस बात की गवाही कौन देगा? इस बात की गवाही देगा ये गैल्वानो, क्योंकि गैल्वानोमीटर जब डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, इस वक्त इस कंडीशन के अंदर जब पॉइंट बी और डी के दरमियान कोई करंट पास नहीं कर रहा, यानी कि गैल्वानो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है कि ये बैलेंस्ड है। यानी कि ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड कंडीशन है। याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज तब तक नहीं यूज कर सकते जब तक आप इस कंडीशन को पहले अचीव ना कर लें। यानी कि आप जब तक गैल्वानो की डिफ्लेक्शन जीरो नहीं करते तब तक आप व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप पूछेंगे सर हम ऐसा क्या करेंगे कि पॉइंट बी और पॉइंट डी जो है वो सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो चारों रेजिस्टर्स हैं ये वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं, यानी इनकी वैल्यू मैं खुद एडजस्ट कर सकता हूं। तो मैं इनकी वैल्यू को कम या ज्यादा करूंगा और एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जहां पर उनकी वैल्यूज इस तरह से हो जाएंगी कि पॉइंट बी और डी सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे और कोई वैल्यू और कोई करंट जो है वो गैल्वानो में से पास नहीं करेगा और वो जीरो डिफ्लेक्शन देगा। और हम कहेंगे हमारा ब्रिज क्या है? बैलेंस है। स्टूडेंट्स, ये है तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसे हमने कहा बैलेंसिंग कंडीशन।
तो व्हाट इज बैलेंसिंग कंडीशन? रेजिस्टेंस आर सो एडजस्टेड, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस कैसी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंसेस आर सो एडजस्टेड दैट पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी एंड डी बिकम्स इक्वल, पॉइंट बी और पॉइंट डी पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उससे क्या होगा, हेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वानोमीटर, हेंस इट विल शो जीरो डिफ्लेक्शन, तो उसमें से कोई करंट नहीं पास करेगा तो वो जीरो डिफ्लेक्शन देगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे इस पूरे सर्किट का, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें मजीद बताना चाहूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं कि इस एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें, ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में मैं 3 करंट शो कर रहा हूं, I3, I2 और I1। ये मैं आपको इमेजिन करवाना चाहता हूं ये 3 करंट्स क्यों हैं। स्टूडेंट्स आपको मालूम है करंट कब फ्लो करता है? जब हमारे पास एक क्लोज लूप हो, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। और आपका ये जो सर्किट है, जो इस वक्त बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है और समझ नहीं आ रही कि कौन से चार्जेस कहां जा रहे हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके सिर्फ इस जगह को देखें तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ए से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये पॉइंट सी से डी से मूव करता हुआ वापस ए पर आ रहा है, यानी ये क्लोज लूप है। और क्लोज लूप में तो चार्जेस फ्लो करते हैं, तो यानी ये जो आपके पास वायर्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे और हमारे पास एक करंट जो है वो इस लूप में रहेगा। आइए इस लूप को नाम देते हैं। इस लूप का नाम स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक तरफ से पॉइंट ए है, एक तरफ से पॉइंट डी है, फिर पॉइंट सी है और फिर वापस आप पॉइंट ए पर जाते हैं, तो इसको आप लूप ए डी सी ए कह सकते हैं। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां जो हम लोगों ने करंट इमेजिन करना है वो कन्वेंशनल करंट है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है? जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए, यहां से चार्जेस निकले, पॉइंट सी पर पहुंचे, फिर पॉइंट डी पर पहुंचे, फिर पॉइंट ए पर और फिर पॉइंट सी पर वापस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक करंट फ्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं इस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली मैं एक एरो ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस तरह से। ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है और ये करंट I3 कहलाएगा। एरो को देखकर आपको पता चल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इस लूप को भूल जाए, जरा ये वाला हिस्सा देखें इस सर्किट का। इस हिस्से को भी अगर आप देखें, आप पॉइंट बी से अगर स्टार्ट हो तो पॉइंट बी से पॉइंट डी पर आएंगे, फिर पॉइंट सी पर आएंगे और पॉइंट बी पर वापस जाएंगे, तो एक कंप्लीट लूप ना बन गया, पॉइंट बी से चले और वापस पॉइंट बी पर आ गए। इसमें भी एक करंट पास कर रहा होगा स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं ये जो करंट है इसको हम I2 कहेंगे और आप देख रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ये वाला पार्ट देखें सर्किट का, तो इसमें पॉइंट ए से आप बी पर जाएं, फिर बी से डी पर और फिर वापस ए पर आए, तो ये भी तो वापस ए से चले और वापस ए पर आ गए, तो इसका मतलब ये भी एक क्लोज लूप है, तो इसमें भी एक करंट पास करेगा, वो करंट I1 और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। So what I have here in this circuit, I have 3 kind of loops जिनके नाम मैंने आपको बता दिए, and there are 3 currents I1, I2 and I3 and all are flowing in anti-clockwise direction। तो ये हमारे पास इस सर्किट का एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया। कितने लूप हैं? 3। लेकिन मैथमेटिकल डेरिवेशन में मैं कितने लूप्स को यहां पर डिस्कस करूंगा? 2 लूप्स को। तो मैंने हेडिंग दी है लूप ABDA और लूप BCDB। ये कौन से लूप्स है जिनको मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स? से देख लीजिए, ये है लूप ABDA, इसको डिस्कस करूंगा, और ये है लूप BCDB। तो स्टूडेंट्स ये दोनों लूप मैं ऊपर वाले डिस्कस करूंगा। तो वो जो निचला लूप था I3 करंट वाला, वो मैंने आपको दिखा तो दिया, लेकिन यहां पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो करंट I3 है वो यहां पर यूज होगा। खैर उसको अभी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन में देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स इन 2 लूप्स को डिस्कस करना है। मैंने क्या डिस्कस करना है इन दोनों लूप्स में? आपको मालूम है लूप्स पे ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो इसमें हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा सकते हैं। तो ये ही मैं कह रहा हूं, लेट अस अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल, जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। कहां पर? ऑन लूप ABDA इस लूप में एंड लूप BCDB इस लूप में। वो लूप मैंने आपको अभी दिखाए। नाउ स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को किरचॉफ रूल समझने में हो सकता है मसला हो, उनका अभी तक ये टॉपिक क्लियर ना हो, तो इस वजह से मैं किरचॉफ रूल की 2-3 बातें आप लोगों को बता दूं ताकि आज का आर्टिकल आप लोग अच्छी तरह से कर सकें। किरचॉफ रूल क्या कहता है? पहली बात, किरचॉफ रूल कहां लगेगा? लूप में, और आपको मालूम है लूप है हमारे पास यहां पर। दूसरी बात है एक क्लोज लूप में, याद रखिएगा किरचॉफ रूल क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 जो आज याद रखना आपने, सारे पोटेंशियल चेंजेस जो हैं उनका सम 0 होगा। एक क्लोज लूप के अंदर
सारे पोटेंशियल चेंजेस का सम 0 होगा। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, अगर आप रेजिस्टर में से पास कर रहे हैं तो याद रखिएगा पोटेंशियल का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। याद रखिएगा पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। कब? जब आप रेजिस्टर में से पास करेंगे। और स्टूडेंट्स तीसरी बात, अच्छा वो क्यों बच्चे पूछते हैं सर नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टर का काम क्या है? करंट को अपोज करना। तो इसमें से जब पास करते हैं चार्जेस तो चार्जेस हमेशा अपनी एनर्जी लूज करते हैं। तीसरी बात आप लोगों ने जो याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पोटेंशियल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन कितना होगा कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ओहम्स लॉ से। और ओहम्स लॉ क्या कहता है? सिंपल, पोटेंशियल निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये तीन बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो अब आप मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं पहले डिस्कस करूंगा लूप ए बी डी ए, तो आइए मैं आपके सामने मेंशन करता हूं, हाईलाइट करता हूं लूप ए बी डी ए। इस लूप को हम स्टडी करते हैं, बाकी चीजों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं इस लूप के अंदर बेसिकली आपको क्या दिख रहा है? दो रेजिस्टर्स हैं, R1 और R3, और एक गैल्वानो है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारे पास गैल्वानो भी किसी ना किसी मटेरियल में से तो बना होगा, और उस मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। तो गैल्वानो में से जब करंट पास करेगा तो गैल्वानो भी तो उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देगा। इस वजह से स्टूडेंट्स मैं इस गैल्वानो की जगह एक रेजिस्टर शो कर देता हूं, और उस रेजिस्टर को मैं RG से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये बेसिकली क्या है? ये असल में रेजिस्टर नहीं, असल में गैल्वानो है, लेकिन यहां गैल्वानो को सिंबॉलिकली मैंने एक रेजिस्टर से शो किया है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है? अब मुझे बेसिकली तीन रेजिस्टर्स दिख रहे हैं इस लूप के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इस लूप के अंदर I1 करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब आपको नजर आ रहा है कि यहां तीन चीजें हैं, तीन रेजिस्टर्स हैं, R1, R3 और RG। तो तीन जगहों पर पोटेंशियल चेंज होगा, इसलिए मैंने तीन ब्रैकेट्स लिख ली। मुझे पता है टोटल पोटेंशियल चेंज कितना होगा? 0, क्योंकि क्लोज लूप में पोटेंशियल चेंज 0 होता है। तो मुझे पता है इस लूप के अंदर डेल्टा V 0 होगा। लेकिन कितने जगहों पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है स्टूडेंट? सर्किट के अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, R1, R3 और RG। तो फिर हमारे पास तीन ब्रैकेट्स मैंने डाली हैं, एक पहले रेजिस्टर्स के लिए, एक R3 के लिए, एक RG यानी गैल्वानो के लिए। लेकिन मुझे मालूम है इन सारी ब्रैकेट्स को सॉल्व करने पर आंसर क्या आना है? 0, क्योंकि किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि लूप अगर क्लोज हो तो फिर सारे पोटेंशियल चेंजेस 0 आएंगे, और लूप हमारा क्लोज है। आइए स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के लिए जरा देखते हैं यहां क्या आएगा। सबसे पहले तो देखें ये ब्रैकेट किसके लिए मैंने लगाई है? ये इस लूप की इस रेजिस्टेंस R1 के लिए। स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस है तो पहली बात तो आप लोगों को क्या बताई मैंने? रेजिस्टर के लिए वोल्टेज नेगेटिव होता है, तो इस ब्रैकेट के केस में मैं यहां पर नेगेटिव डाल देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप यहीं पर ही बाकी चीजों को भी देख लें, ये R3 है, ये भी तो रेजिस्टर है, और ये RG है, ये भी रेजिस्टर है, तो इसका मतलब ये सारे रेजिस्टर भी पोटेंशियल यहां पर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इन सारी ब्रैकेट से पहले मैंने नेगेटिव साइन डाल दिया ताकि काम आसान हो जाए। अब जरा देखते हैं ये पहला रेजिस्टर जो R1 है, मुझे मालूम है इसका पोटेंशियल तो नेगेटिव है, लेकिन पोटेंशियल कितना है ये भी मुझे बताया किरचॉफ ने। कैसे निकालना है? ओहम्स लॉ लगा दें, यानी कि करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए करंट कितना पास कर रहा है? I1 है, तो हमारे पास इसमें से करंट I1 पास करेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R1 है, तो करंट I1 रेजिस्टेंस R1, तो मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा? I1 मल्टीप्लाई बाय R1। तो स्टूडेंट्स ये हो गया पोटेंशियल चेंज पहले रेजिस्टर में से। तो ये तो हो गया रेजिस्टर का काम पूरा। अब जरा देखते हैं रेजिस्टेंस R3 को। अगर रेजिस्टेंस R3 को हम गौर से देखें तो मैं बच्चों से पूछता हूं इसमें पोटेंशियल चेंज कितना आएगा? बच्चे फौरन कहते हैं सर करंट इसमें से पास कर रहा है I1, रेजिस्टेंस है R3, तो बच्चे कहते हैं I1 R3 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर बच्चे एक मिस्टेक कर रहे हैं, और वो क्या है? जरा देखिए इस रेजिस्टेंस को गौर से। बजाहिर लग रहा है ये इस लूप की रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप वो जो पहला लूप है नीचे वाला उसको देखें तो ये रेजिस्टेंस उसमें भी तो आ रही है ना, यानी ये कॉमन रेजिस्टेंस है। ये किसी एक लूप की नहीं है, बल्कि ये दो लूप्स के दरमियान कॉमन रेजिस्टेंस है। और जो निचला लूप है उसमें से तो करंट I3 मूव कर रहा था, यानी निचले लूप के हिसाब से देखें तो इस रेजिस्टर R3 में से करंट I3 जा रहा है। और अगर ऊपर वाले लूप के हिसाब से इसको ऊपर वाले लूप का हिस्सा बना दें तो उसमें I1 करंट भी आ रहा है, यानी कि इस R3 में से कितने करंट पास कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एक नहीं, दो करंट। और मजे की बात यह है कि दोनों करंट एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, और ऑपोजिट जाती चीजें कैंसिल होती हैं, तो यहां पर ये करंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एक तरफ से I3 करंट है,
भाई कैंसिल करेंगे तो हम माइनस करेंगे करंट को, लेकिन किस में से किसको माइनस करें? क्या I1 में से I3 को माइनस करें या I3 में से I1 को माइनस करें? इसका आसान तरीका यह है कि मैं सपोज कर लेता हूं मैं अभी किस लूप को स्टडी कर रहा हूं, इस लूप को, ऊपर वाले लूप को। तो मैं इमेजिन कर लेता हूं, ये सपोज कर लेता हूं कि I1 स्ट्रॉन्ग करंट है। तो अगर I1 स्ट्रॉन्ग करंट होगा तो फिर मैं बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तो कितना करंट पास कर रहा है? I1 माइनस I3। तो इसमें से इस वक्त जो करंट पास कर रहा है वो है I1 माइनस I3। नाउ स्टूडेंट्स दूसरी बात जरा तवज्जो से देखिए, करंट को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? रेजिस्टेंस से। और रेजिस्टर किसको स्टडी कर रहे थे अभी हम? R3 रेजिस्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो फिर यहां पर जब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है तो इस पूरे करंट के साथ मैं साथ R3 रेजिस्टर लिख देता हूं। आइए स्टूडेंट्स अब जरा जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड रेजिस्टेंस है जिसे मैंने RG बोला, जो हकीकत में गैल्वानो है, उसको मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया रेजिस्टेंस से। ये जो RG है इसमें अगर आप देखें ये RG अगर मैं इस लूप का हिस्सा समझूं तो इसमें से करंट I1 पास करेगा जो कि ऊपर को जाएगा गैल्वानो में से या RG में से। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी कॉमन रेजिस्टेंस है, ये साथ वाले लूप के साथ कॉमन नहीं है। तो इस सूरत में अगर मैं साथ वाले लूप का हिस्सा समझूं इसको तो इसमें करंट I2 पास करेगा जो कि ऊपर से नीचे को जाएगा। यहां पर भी इसमें से दो करंट पास कर रहे हैं, एक I1 और एक I2। तो यहां पर भी हमारे पास करंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो माइनस होगा आंसर। लेकिन यहां पर भी हम वही टेक्निक लड़ाएंगे। मैं किस लूप को स्टडी कर रहा हूं? मैं इस लूप को स्टडी कर रहा हूं। तो मैं सपोज करूंगा कि I1 स्ट्रॉन्ग है और I2 वीक है, तो फिर माइनस करूंगा I1 में से I2। तो I1 माइनस I2 करंट पास कर रहा है। स्टूडेंट्स किस में से पास कर रहा है? RG में से। तो उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ स्टूडेंट्स ये इक्वेशन मेरे पास बन गई है, कोई मसला नहीं है इसमें, सिंपल इक्वेशन आपके पास आ गई है। किरचॉफ के 2-3 पॉइंट्स बस आपको याद करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब जरा जल्दी से इसको दूसरे लूप पर अप्लाई करते हैं। दूसरा लूप क्या है? लूप BCDB। आइए जरा देखते हैं। इस लूप में भी आपको दो रेजिस्टर जिनमें R2 और R4 है और एक गैल्वानो नजर आ रहा है। मैं उसी तरह से गैल्वानो को एक रेजिस्टेंस की शक्ल में जाहिर कर देता हूं। तो ये सिंबॉलिकली मैंने इसको RG से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप इस लूप को गौर से देखें तो इसमें आपको 3 रेजिस्टर्स नजर आ रहे हैं। और रेजिस्टर्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब भी करंट रेजिस्टर में से पास करता है तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होता है। तो मैंने 3 ब्रैकेट्स डाले हैं, मुझे पता है इन सारे का सम 0 होगा, क्योंकि किरचॉफ का रूल क्या कहता है? क्लोज लूप के अंदर सारी पोटेंशियल चेंजेस 0 होती हैं, उनका सम 0 होता है। तो मैं यहां पर भी एक नेगेटिव साइन डाल देता हूं क्योंकि रेजिस्टर है, यहां पर भी नेगेटिव साइन रेजिस्टर, और यहां पर भी नेगेटिव साइन डाल देता हूं क्योंकि ये रेजिस्टर है। नाउ स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं जो पहले रेजिस्टर की ब्रैकेट है इसके अंदर क्या लिखना है मुझे। ये है पहला रेजिस्टर जिसको मैंने R2 यहां पर बोला हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स जरा अगर आप गौर से देखें तो R2 रेजिस्टर में से करंट I2 पास करेगा, और जब I2 करंट R2 में से पास करेगा तो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा I2 R2। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिए, जो दूसरा रेजिस्टर है R4 है, वो अगर R4 को देखें तो अब आप लोग जानते हैं अगर R4 को इस लूप का हिस्सा समझूं तो इसमें से I2 करंट पास कर रहा है R4 में से। लेकिन स्टूडेंट जरा इमेजिन करें R4 जो है वो कॉमन रेजिस्टर बन रहा है निचले लूप में भी, और अगर निचले लूप को इमेजिन करूं तो निचले लूप में I3 करंट था, तो I3 करंट जो है वो R4 में से पास करेगा। यानी कि इस R4 में से इस वक्त 2 करंट पास कर रहे हैं, एक I2 जो ऊपर को जा रहा है, एक I3 जो नीचे को आ रहा है। लेकिन मैं किस लूप को स्टडी कर रहा हूं? ऊपर वाले लूप को। तो मैं I2 को स्ट्रॉन्ग करंट इमेजिन करूंगा तो फिर नेट करंट कितना पास करेगा? I2 माइनस I3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा करंट जो उसमें से पास कर रहा है I2 माइनस I3। नेट करंट इतना पास कर रहा है, किस में से पास कर रहा है? R4 रेजिस्टर में से। तो आपको पता है रेजिस्टर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाकर करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तब वोल्टेज आएगी। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं ये थर्ड ब्रैकेट, ये गैल्वानो वाली रेजिस्टेंस के लिए। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस RG है। अगर आप देखें ये RG भी कॉमन है, दोनों लूप्स में आ रही है। पहले तो मैं इस लूप को जिसको स्टडी कर रहा हूं इसका पार्ट अगर समझूं तो आपको पता है इसमें से I2 करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। लेकिन अगर आप इसी रेजिस्टेंस को RG को दूसरे लूप का हिस्सा समझे तो उसमें तो करंट I1 है, तो वो करंट I1 नीचे से ऊपर गैल्वानो में पास करेगा। यहां पर भी 2 करंट्स हैं I1 और I2, लेकिन अब क्योंकि मैं इस लूप को स्टडी कर रहा हूं जिसमें I2 है तो मैं इमेजिन करूंगा कि I2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो I2 नीचे को आ रहा है, I1 ऊपर को जा रहा है, माइनस होंगे, लेकिन I2 माइनस I1 करूंगा क्योंकि I2 स्ट्रॉन्ग है। ये नेट करंट है जो पास कर रहा है किसमें से?
आर जी में से, तो आर जी जो रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्टूडेंट्स ये सबसे मुश्किल काम था आज के लेक्चर का, ये इक्वेशन बनाना। ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को अगर सही तौर पर इमेजिन करें तो हमें कोई मसला नहीं होगा। और स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर जितनी पोटेंशियल चेंजेस है उनका सम भी जीरो होगा, क्योंकि क्लोज लूप में होता है जीरो, किरचॉफ कहता है। और यहां पर भी पोटेंशियल चेंजेस का सम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि क्लोज लूप में पोटेंशियल चेंजेस का जो सम है वो जीरो होगा किरचॉफ के मुताबिक। नाउ स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें आप लोगों ने देख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैंने स्टार्ट में क्या बताया था, तब तक व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज नहीं किया जा सकता जब तक कि आप बैलेंस कंडीशन अचीव ना कर लें। बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब है, बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि वो जो गैल्वानो है, बैटरी के होते हुए पूरे सर्किट में करंट पास करते हुए भी गैल्वानो में से कोई करंट पास ना करे। अच्छा गैल्वानो में से आप लोगों को मैंने भी क्या बताया, दो करंट पास कर रहे हैं गैल्वानो में। एक करंट जो है वो ऊपर से नीचे I2 आ रहा है और एक नीचे से ऊपर I1 जा रहा है। अगर फिर भी आप चाहते हैं गैल्वानो में डिफ्लेक्शन ना हो तो फिर स्टूडेंट्स एक ही काम हो सकता है कि I1 और I2 दोनों बराबर करंट हो, क्योंकि जब दोनों बराबर होंगे I1 I2 को कैंसिल कर देगा। इस सूरत में जब वो कैंसिल कर देगा तो हमारे पास कोई नेट करंट गैल्वानो में से पास नहीं करेगा और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब इफ बैलेंसिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर मैं बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई करूं, इफ बैलेंसिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अचीव कर ली जाए, तो फिर हम कह सकते हैं गैल्वानो शोज नो डिफ्लेक्शन, जिसका मतलब क्या है I1 और I2 बराबर हो जाएंगे, दोनों करंट्स बराबर होंगे तभी तो कैंसिल करेंगे ना। लेकिन जब दो चीजें बराबर हो जाए तो फिर उनको 1 और 2 कहने की क्या जरूरत है। तो मैं I1 और I2 कहता ही नहीं हूं, मैं कह देता हूं ये अब I है, क्योंकि बराबर है ना, तो फिर इनको अलग अलग सिंबल्स क्यों देने। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहां जहां I1 और I2 आएगा मैं वहां वहां I कहूंगा। तो जरा देखिए, ये थी पहली इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या बनेगा जरा देखते हैं। जहां जहां I1 आएगा और जहां जहां I2 आएगा वहां I लिखूंगा। ये I1 आ रहा है तो ये बन जाएगा I R1, ये भी I1 आ रहा है, यहां पर भी लिखूंगा I 7R3, ये भी I1 आ रहा है, इसके साथ लिखूंगा I, ये भी I2 आ रहा है तो I2 को भी तो I लिखना है, और 7RG और 7 इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। I माइनस I, ये तो जीरो नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो एक पूरी टर्म ही जीरो हो गई। यहां क्या रह जाएगा, माइनस I R1, यहां क्या रह जाएगा, माइनस I माइनस I3 इंटू R3, और तीसरी टर्म जीरो हो गई है, इज इक्वल टू जीरो लिख दूंगा। और स्टूडेंट्स एक और काम यहीं पर ही कर लेते हैं, ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी सारी टर्म, तो ये इधर ही रखता हूं, माइनस I R1, और ये नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस I माइनस I3 इंटू R3। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसको बोलूंगा ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम सारा प्रोसीजर हम वहां पर भी करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, I1 जहां आएगा और I2 जहां आएगा वहां I लिखूंगा। ये देखिए I2 आ रहा है, इसकी जगह I लिखूंगा, ये बन जाएगा I2 की जगह I आ गया और साथ R2, माइनस ये I2 आ रहा है, इसकी जगह भी I लिखूंगा, ये भी I2 आ रहा है, ये भी I1 आ रहा है, और I2 और I1 को तो I लिखना है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा I1 की जगह भी I, और RG इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स I में से I माइनस हो रहा है, स्टूडेंट्स ये तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल वैसे वहां पर भी हुआ था, तो ये रह जाएगी टर्म माइनस I R2, ये टर्म रह जाएगी माइनस I3 R4, और स्टूडेंट्स ये टर्म तो सारी की सारी 0 हो गई है, और ये नेगेटिव टर्म है, इसको उधर लेकर पॉजिटिव कर देता हूं, तो ये बनेगा माइनस I R2 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा I माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू, अच्छा वो 0 उधर खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो गई। नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप है, बहुत आसान है, याद रखिएगा। यहां पर मैं कहता हूं डिवाइड
इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, इसको डिवाइड करूंगा। स्टूडेंट्स, जब मेरे पास दो इक्वेशंस हों और मैं उनको डिवाइड करना चाहता हूं तो उसका आसान तरीका क्या है, एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करता हूं और एक इक्वेशन की राइट हैंड साइड से दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड डिवाइड करता हूं। तो फिर यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, क्या है इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, माइनस आई R1, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड इससे लाकर डिवाइड कर दूंगा तो क्या बनेगा, माइनस आई R2। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, I माइनस I3 इंटू R3 डिवाइडेड बाय उसकी राइट हैंड साइड क्या है, I माइनस I3 इंटू R4। नाउ स्टूडेंट्स, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है कैंसिल होते हुए? बिल्कुल। ये माइनस आई से, I माइनस 3 से क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया R1 ओवर नीचे क्या है, R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। स्टूडेंट्स, इतनी मुश्किल इक्वेशंस में से एक बड़ी ही सादा इक्वेशन, बड़ी सिंपल फॉर्म आई है हमारे पास। याद रखिएगा, ये है हमारे पास वो इक्वेशन जो असल में व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल है। लेकिन याद रखिएगा, दिस इक्वेशन इज ओनली ट्रू, तब ये सही होगी कब, जब बैलेंस कंडीशन अचीव होगी, जब गैल्वानो में से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही होगी, उस वक्त आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सही मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेशन तो हो गई। आइए अब जरा देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो मैंने स्टार्ट में लिखा था, कैसे यूज हो सकता है। तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज के यूजेस लिखेंगे, तो मैं वो पहले ही बता चुका हूं, दोबारा लिख देता हूं। इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो कोई अननोन रेजिस्टेंस जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए। इमेजिन करें जो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है इन चारों में से, सपोज करें R4, वो अननोन है, वो X है। X का मतलब वो मुझे मालूम नहीं है, चले X की बजाय मैं इसको RX कह देता हूं। RX मतलब अननोन रेजिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, इस सर्किट को इमेजिन करते हैं। देखिए, ये हमारे पास वही व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें R1, R2 और R3 ऐसी रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यूज मैं एडजस्ट कर सकता हूं और वो मुझे पता भी होंगी मैंने कितनी वैल्यूज रखी हैं। लेकिन ये जो R4 रेजिस्टर लगी हुई है, ये हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। अब आप लोग ने क्या करना है इसमें? स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने बैलेंसिंग कंडीशन लेकर आनी है। आपने ऐसा सिस्टम लेकर आना है, ऐसी सिचुएशन लेकर आनी है जिसमें हमारे पास गैल्वानो में से करंट 0 पास करे। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, इसमें आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो R1, R2 और R3 हैं, इनको एडजस्ट करना है, कम ज्यादा करते रहना है, चेक करना है। एक वक्त ऐसा आएगा जब वैल्यूज ऐसी खास हो जाएंगी कि गैल्वानो में से अचानक से डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। जैसे ही ऐसा हो, आप लोगों ने फौरन ये नोट करना है कि R1, R2 और R3 की वैल्यूज क्या हैं। क्यों नोट करना है? क्योंकि आप लोग जानते हैं इस वक्त ब्रिज बैलेंस है, और जब ब्रिज बैलेंस हो तो हम लोगों ने अभी क्या डिराइव किया, जब ब्रिज बैलेंस हो तो फिर R1 ओवर R2 बराबर होता है R3 ओवर R4। लेकिन R4 को तो मैंने RX लिखा, ये वो रेजिस्टेंस है जो अननोन है। क्योंकि आपने ब्रिज बैलेंस कर लिया हुआ है, तो जब ब्रिज बैलेंस किया है तो दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई, ये इक्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। और इस सूरत में, इस इक्वेशन में आप RX को इधर ले जाएं तो ये ऊपर आ गया, R2 उधर R3 से जाकर मल्टीप्लाई होगा और R1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे R3 और R2 और R1 की वैल्यू पता हो, और जो कि पता होगी क्योंकि ये तो वो रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू मुझे पता है मैं कितनी एडजस्ट कर रहा हूं, तो अगर मुझे ये नोन हो वैल्यूज तो मैं RX की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखिएगा, इफ
R3, R2, R1 are known, then R4 या RX can be found। तो RX फाइंड आउट की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के और बहुत से यूजेस हैं। एक एमसीक्यू के लिए आप लोग याद रखिएगा, पीओ बॉक्स जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही यूज है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को समझ लगी हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडिंग्स मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। ये आर्टिकल अब आप लोगों ने किस तरह से लिखना है बोर्ड के अंदर, ये तो अब आप लोगों को पता चल गया है। आप सब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।